भाग्य का खेल पार्ट 1। माधव के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो उसकी पत्नी सुधा के पास जिंदगी की। सुधा की बेटी स्नेहा की उम्र 15 की हो रही थी जब उसके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा था। स्नेहा की मां की अचानक बहुत सीरियस तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण माधव और स्नेहा दिन रात एक करके उसकी सेवा करने लगे। कुछ दिन ही बीते थे कि सुधा ने एकदम ही बिस्तर पकड़ लिया। स्नेहा तो बेचारी खुद कच्ची उम्र में थी। माँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओ ना, तुम्हारे साथ के बिना तुम्हें कुछ भी नहीं रहूंगी माँ। सुधा अपनी बच्ची के आंसुओं को देख कांपती आवाज में कहती है, मेरी बच्ची, तुझमें मैंने इतने गुण डाल दिए हैं कि अब तू जहाँ कहीं भी जाएगी तेरे नाम की तरह ही तुझे हर जगह से सिर्फ प्यार ही मिलेगा। और ये कहते ही स्नेहा की आंखों से आंसुओं की बारिश हो जाती है और सुधा की तबीयत और अधिक बिगड़ जाती है। स्नेहा, मेरी बच्ची, अब तेरी माँ के पास शायद बहुत कम समय बचा है, तो इस आखिरी समय में जितने लोग चाहे वो आकर सुधा से आखिरी बार मिल लेंगे। फिर माधव के घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। उन दिनों उनके बगल में एक नई औरत रहने आती है। एक दिन अचानक दरवाजे पर खटखट होती है। माधव सुधा के पास ही बैठा था। स्नेहा दरवाजे पर जाकर देखती है तो वह वही नई पड़ोसन थी। जी कहिए आंटी। अरे कितनी सुंदर बच्ची है, बेटा पापा को बुलाओ, मैं पिस्ता आंटी हूँ। तभी माधव भी बाहर आ जाता है। ओह, शायद आप सुधा से मिलने आई होंगी। पिस्ता और माधव दोनों सुधा के पास बैठ जाते हैं। बहन जी, आपकी इस हालत का मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मगर भाग्य का लिखा आज तक कौन टाल पाया है। अब इतनी प्यारी बच्ची के सिर से माँ का साया हटता देख तो मेरा भी कलेजा फट रहा है। और पिस्ता रोने लग जाती है। सही कहा आपने, भाग्य का लिखा कौन ही टाल पाया है, सब खेल ऊपर वाला ही रचता है। अब पिस्ता रोज सुधा को देखने आती और साथ में घर के काम में भी स्नेहा की मदद करती थी। धीरे धीरे पिस्ता ने माधव के घर में अपनी जगह कर ली थी और स्नेहा भी पिस्ता को पसंद करने लग गई। जब माधव उदास होता तो पिस्ता उसे संभाल लेती और फिर वो समय आया जब सुधा ने दम तोड़ दिया। स्नेहा और माधव का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। आते जाते सभी लोग स्नेहा के सिर से माँ का साया उठता देख बहुत अफसोस जता रहे थे। उस समय पिस्ता ही थी जो हर वक्त माधव और स्नेहा के साथ खड़ी थी और धीरे धीरे माधव को पिस्ता से इतना लगाव हो गया कि उसने सुधा के मरने के 2 महीने बाद ही पिस्ता से शादी करने का फैसला कर लिया। पर बाबा, ये जगह तो मेरी माँ की है ना। पिस्ता ये सुनकर मुस्कुराई और स्नेहा का सिर सहलाकर बोली, तो बेटा, मैं भी तो तेरी माँ जैसी ही हूँ। ये सुनते ही स्नेहा रोती हुई पिस्ता से लिपट गई और उन दोनों का प्यार देख माधव भी उनके गले लग गया। बस मेरी बेटी को अब सौतेली माँ नहीं, माँ ही मिल गई। अगले दिन माधव और पिस्ता ने शादी कर ली और बस वो दिन था जो सबके जीवन को पलटने वाला था। स्नेहा पिस्ता के पास एक फॉर्म लेकर जाती है। छोटी माँ, इस फॉर्म पर साइन कर दो ना। किस चीज का फॉर्म है ये? मेरी स्कूल फिर से स्टार्ट करने का। माँ की बीमारी की वजह से मेरा स्कूल 11वीं के बाद छूट गया था, पर अब मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। मगर अभी तो घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है बेटा। तुम्हारी माँ के इलाज में भी बेचारा माधव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो अगले साल स्कूल चली जाना ना। ठीक है माँ। और स्नेहा बेचारी छोटा सा मुंह लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम होती है और स्नेहा फिर से पिस्ता के पास जाती है। छोटी माँ, चलो खाना बनाते हैं, बहुत जोर से भूख लग रही है। बाबा भी आने वाले हैं ना। वो स्नेहा, मेरे पाँव में आज बहुत दर्द है, तो क्या तू खाना बना लेगी? और स्नेहा ऐसे ही करती है। तभी स्नेहा का हाथ रोटियां सेकते हुए जल जाता है और वो चीखने लगती है, माँ। पिस्ता अपने कमरे में ही थी और उसे सारी चीख सुनाई दे रही थी, मगर वह जानबूझकर अनसुना कर मजे से नेल पेंट कितना जोर से चिल्लाती है ये लड़की। माँ माँ माँ, कैसे मेमने की तरह कर रही है। अचानक से पिस्ता का बर्ताव रूखा होने लगा था। एक मासूम सी लड़की के दर्द को देखकर भी उसे बिल्कुल भी दया नहीं आई और माधव भी ऑफिस से आ जाता है। स्नेहा माधव को देखकर कुछ भी नहीं कहती और वो सीधे ही कमरे में चला जाता है। जान, देखो तुमने जो भी मंगवाया था मैं सब लेकर आ गया। और माधव पिस्ता के सामने ढेर सारे जेवर और साड़ियाँ रख देता है। थैंक यू सो मच डार्लिंग। दोनों खुश होकर गले लगते हैं। कमरे के बाहर खड़ी होकर ये सब स्नेहा भी देख रही थी। इतनी सारी जेवर और कपड़े, पर छोटी माँ ने तो कहा था कि बाबा के पास तो पैसे ही नहीं है। ऐसा क्यों बोला छोटी माँ ने? बेचारी स्नेहा को पिस्ता के इरादे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। धीरे धीरे पिस्ता का भयानक रूप स्नेहा के लिए बाहर आने लगा। जैसे ही माधव ऑफिस के लिए जाता, पिस्ता अपना सौतेला व्यवहार उसके साथ करना शुरू कर देती। ए महारानी, अभी तक कोई भी काम क्यों नहीं किया है?
पहले तो तेरी माँ मुफ्त की रोटियां तोड़कर बिस्तर पर पड़ी रहती थी और अब तू वैसी ही हो गई है, जैसी माँ वैसी बेटी। बेचारा मेरा माधव तो इन माँ बेटी के चक्कर में बुरा फंस गया। हाँ छोटी माँ, आप इतनी अजीब सी क्यों हो गई है? बड़ी आई मुझे माँ बोलने वाली। हाँ, मैंने तो ये सब इस बड़े घर की मालकिन बनने के लिए और तेरे बाप को हासिल करने के लिए किया था। आखिर ये जिंदगी अकेले और कितनी जीती। चल जल्दी कर, अगर तेरे बाप के सामने तूने मुंह खोला ना तो ये चिमटा गर्म करके तेरी जीभ खींच लूंगी, समझी? स्नेहा के लिए ये सब किसी बॉलीवुड हिंदी फिल्म की कहानी से भी भयानक था। अपने पापा की रानी बिटिया से वह कब नौकरानी बिटिया बन गई उसे पता भी ना चला। अब पिस्ता का खेल रोज का हो गया था। जैसे ही माधव घर लौटता वह स्नेहा को कमरे में भेजकर खुद काम करने लग जाती थी और यही दिखाती कि वह कितनी अच्छी माँ है। माधव अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, मगर पिस्ता ने कभी माधव का ध्यान स्नेहा की पढ़ाई लिखाई की ओर जाने ही नहीं दिया। वक्त बीतता गया। स्नेहा ना ही स्कूल जा पाई, ना ही आगे पढ़ सकी। रूप रंग में एकदम अव्वल स्नेहा जिंदगी में पिछड़ रही थी। स्नेहा बिना कुछ कहे सालों तक अपनी माँ पिस्ता का अत्याचार सहती रही, मगर हर बुरे वक्त का अंत जरूर आता है। मगर इस कहानी में शायद भाग्य ने कुछ अलग ही लिखा था। स्नेहा अक्सर ही बाजार से सामान लेने जाया करती थी, मगर वहाँ कोई दूर कार में बैठकर तो कभी उसका पीछा करके उसे घूरता रहता था। रोज की तरह वह कार में बैठकर उसे घूर रहा था कि तभी उस आदमी का फोन बजता है। हाँ बेटा, माय सन, मैं अभी बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब मी। और वह आदमी फोन काट देता है। उसी वक्त स्नेहा भी कार के पास से गुजर रही थी। हेलो बेबी, जरा इधर आना। हेलो अंकल, क्या हुआ? कुछ पूछना है क्या आपको? और स्नेहा जैसे ही उसके पास गई वह कार का गेट खोलकर उस पर झपटने लगा। छोड़ मुझे दुष्ट, गंदे आदमी, छोड़ मुझे। और स्नेहा वहाँ से भाग गई। दूर खड़ी पिस्ता ये सब देख लेती है। ये मसाला तो मैं बचा कर रखती हूँ, एक दिन इसे जरूर काम में लूंगी। एक दिन स्नेहा से रसोई में कांच के बर्तन टूट गए। ये चीज देखकर पिस्ता आग बबूला हो गई और उसने स्नेहा को चिमटे से खूब मारा, जिससे उसके शरीर पर निशान पड़ गए। शाम का समय हुआ। जब माधव लौटकर आया तो उसने स्नेहा की चोटी देखकर उसे सब सच बताने को कहा। बाबा, मुझे छोटी माँ ने बहुत मारा। ये सुनते ही पिस्ता ने इधर उधर की बात करके माधव का ध्यान भी भटकाना चाहा, मगर माधव स्नेहा को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरी फूल सी बच्ची को छुआ? माधव ने पिस्ता के एक जोरदार चांटा जड़ दिया। मेरी बच्ची, तो कुछ दिन के लिए अपनी नानी के यहाँ चली जाना। नहीं बाबा, मैं आपके साथ ही रहूंगी, हमेशा ही। अरे नहीं मेरी नन्ही बिटिया, लड़कियां तो चिड़िया होती हैं, एक ना एक दिन उड़कर चली ही जाती हैं। ये सुनकर पिस्ता के दिमाग की बत्ती जलती है और माधव पिस्ता से नाराज हो जाता है, मगर पिस्ता माधव को रिझाकर उसे मना लेती है। जी, उस वक्त गुस्से में मैंने गलती कर दी थी, मगर मैं भी हमारी बिटिया को बहुत प्यार करती हूँ। क्यों ना हम हमारी स्नेहा की अब शादी कर दें? माधव को ये बात अच्छी लगती है और बस तब से ही पिस्ता का खेल शुरू हो जाता है। अगले दिन पिस्ता एक शॉल ओढ़कर कहीं बाहर जाती है और शाम को लौट कर आती है। स्नेहा और माधव दोनों पिस्ता से पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी। जी, मैंने सब सेट कर दिया है। हमारी बेटी के लिए इतना रईस और अच्छे लड़के का रिश्ता लाई हो ना, जो हमारी बेटी को हथेली पर रखेगा। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। स्नेहा शर्म से कुछ नहीं कहती और बस चुपचाप सब सुनती है। मगर क्या छोटी माँ? मगर माधव, उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर उन्हें पैसे चाहिए तो मैं ऐसे घर में मेरी बेटी को नहीं दूंगा। नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लड़के का कहना है कि वह शादी से पहले लड़की से नहीं मिलेगा। ये कैसी शर्त है? मैंने भी यही पूछा था, मगर लड़के ने कहा कि अगर मैं आपकी 10वीं पास बेटी से शादी कर रहा हूँ तो इतनी सी शर्त तो आपको माननी ही होगी। मगर लड़के को बिना देखे कैसे? लो जी, ये रही लड़के की फोटो और परिवार में देख आई हूँ। देखना, राज करेगी हमारी बेटिया उस घर में। माधव और स्नेहा लड़के की सुंदर फोटो देखते हैं और दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं। 2 दिन बाद ही शादी की तैयारियां शुरू होने लगती हैं। मंडप में स्नेहा आती है और दूल्हे के साथ कुछ बाराती आते हैं। दूल्हे ने भी अपना चेहरा ढक रखा था और स्नेहा ने भी। माधव अपनी बेटी का ब्याह होता देख बहुत खुश हो रहा था। पिस्ता आज अगर सुधा जिंदा होती तो कितनी खुश होती। आखिरी फेरे के बाद दोनों हमेशा के लिए पति पत्नी हो जाएंगे। पिस्ता भी बहुत खुश हो रही थी। अचानक दूल्हे का पाँव मुड़ जाता है और उसका सेहरा नीचे गिर जाता है, जिससे उसका चेहरा सबके सामने आ जाता है। स्नेहा के साथ मंडप में जो शादी कर रहा था उस शख्स को देखकर सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। आखिर उस चेहरे के पीछे ऐसा क्या था
जिसको देखकर सब इतना चौंक गए थे। क्या चाल चली होगी पिस्ता ने, जानने के लिए देखिए स्नेहा मंडप में अपना दूल्हा देखकर चौंक जाती है। वहाँ कोई जवान दूल्हा नहीं बल्कि स्नेहा से दुगनी उम्र का आदमी खड़ा था। 1 मिनट, ये तो वही आदमी था जो अक्सर अपनी गाड़ी में बैठकर जाती हुई स्नेहा को घूरा करता था। तुम तो वही गंदे वाले अंकल हो ना? पिस्ता, ये क्या है? पिस्ता मन ही मन मुस्कुरा रही थी और वो कहानी को जरा सा रिवाइंड कर सोचती है। उस दिन जब माधव ने स्नेहा का दर्द देखकर पिस्ता पर हाथ उठाया था, तभी वह बदले की आग में जलने लगी थी। इस पिंटी सी लड़की की वजह से आज माधव ने मुझ पर हाथ उठाया ना। अब इसकी जिंदगी तो मैंने बर्बाद ना कर दी तो मेरा नाम भी पिस्ता नहीं। अगले दिन स्नेहा के बाजार जाने के बाद पिस्ता भी उसके पीछे जाती है और रोज की तरह वह आदमी आज भी स्नेहा को देखने आया था और उसका फोन बजता है पर वह काट देता है। तभी उसके कांच पर खटखट होती है और वो मुड़कर देखता है तो वहाँ पिस्ता खड़ी होती है। जी कहिए। जिसे तुम घूर रहे हो वो मेरी ही बेटी है। ये सुनते ही आदमी घबरा जाता है। नहीं, वो मैं बस नहीं घबराओ मत। मैं तो बस ये कहने आई थी कि तुम सिर्फ घूरते ही रहोगे या कुछ करना भी चाहोगे। आदमी पिस्ता की बात सुनकर चौंक जाता है। मैंने माधव से शादी ऐशो आराम के लिए की थी। अब उसकी बेटी अगर मेरे रास्ते में आएगी तो उसके भाग्य की रेखा में नरक तो मैं खुद ही लिख दूंगी। आदमी और पिस्ता दोनों हंसते हैं। अच्छा बताओ क्या करना होगा जिससे सुंदर लड़की मुझे हासिल हो जाए? स्नेहा के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और अभी मुझे तुमसे बेहतर लड़का तो कहीं नहीं मिलेगा। पर मैं तो शादीशुदा हूँ। वंडरफुल, अब तो और भी सही है। तुमसे शादी करके ये घर नरक जरूर बन जाएगा। माधव, तुमने भी मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। कितनी दुष्ट औरत हो तुम। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बाकी तुम संभाल लेना। स्नेहा संग मुरारी सुनने से ही कितना मजेदार लग रहा है, और जब शादी होगी तो मैं तो सबसे ज्यादा खुश होंगी। मगर मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। कहो। दहेज में मुझे पिस्ता मिलेगा या इलायची? ये सुनकर पिस्ता गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तुम्हारा नाम पिस्ता क्यों है? क्योंकि जन्म से पहले मेरी माँ पिस्ता ही खा रही थी। ओह, तो अच्छा हुआ ना कि उस समय वो आड़ू नहीं खा रही थी, वरना किसी औरत का नाम आड़ू कैसा लगता। पिस्ता मुरारी के मजाक से चिढ़कर जाने लगती है, पर वह उसे मना लेता है और दोनों अपना प्लान शुरू करते हैं। मुरारी और पिस्ता ये देखकर मुस्कुरा रहे थे। पिस्ता, जवाब दो मेरी बात का। तुमने तो जो मुझे लड़का दिखाया था ये वो तो नहीं है। अरे माधव, यही तो है हमारी स्नेहा का दूल्हा। और चिंता मत करो, ये बहुत पैसे वाला है, बिना दहेज के लेके जाएगा अपनी स्नेहा को। स्नेहा खड़ी खड़ी रो रही थी। माधव याद करता है कि उसने तस्वीर में इस आदमी को नहीं देखा था। सामने खड़ी बेटी का दर्द देखकर माधव को इतना जोर का झटका लगता है कि उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और वे वहीं मर जाता है। स्नेहा ने अपनी आंखों के सामने ही अपना बाप खो दिया था। स्नेहा फूट फूट कर रो रही थी, मगर पिस्ता की आंखों में उसके पति के मरने का जरा भी गम नहीं था, बस एक बदले का जुनून था। पहले अपनी माँ को खा गई और फिर बाप को भी। क्या पूरा घर ही निकलेगी ये लड़की? तो मुझे शादी करने को मिलेगी या नहीं? शादी तो होकर रहेगी। ये सुनते ही स्नेहा मुरारी के गाल पर एक करारा तमाचा जड़ देती है। ये कैसी बातें कर रही हो सेठानी? घर में मौत हुई है और ऐसे में शुभ काम कैसे? ये शादी नहीं हो सकती। सत्यानाश। और वो झल्लाकर वहाँ से चला जाता है। मेहमान भी चले जाते हैं। स्नेहा पत्थर बनी अपने बाप की लाश के पास खड़ी थी। पिस्ता भी बनावटी रोने का नाटक कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर उसकी नानी आ जाती है और स्नेहा को संभालती है। अब तू इस घर में नहीं रहेगी मेरी बच्ची, तेरे सिवा मेरा है ही कौन, चल मेरे साथ चल। और दोनों माधव का अंतिम संस्कार करके वहाँ से चले जाते हैं। पिस्ता वहीं उसी घर में अकेली ठाठ से रहने लगी और स्नेहा अपनी नानी के साथ शहर आ गई। नानी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर टूटी हुई किस्मत लिए स्नेहा को अब धन दौलत किसी से कोई मतलब नहीं रहा। वह एकदम साधारण जीवन जीने लगी। मेरी बच्ची, तेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ऊपर से अब वो भी नहीं है, तो तेरे सिवा मैं और किसे अपना प्यार दूंगी? तू हंसती ही नहीं है, तो ये घर उदास लगता है मेरी बच्ची। ये सुनते ही स्नेहा नानी से लिपटकर रोने लगती है। दीप बाबा, लीजिए आपका सुबह का चाय और नाश्ता। मगर दीप नहीं उठता। तभी नौकर दीप को उठाने की कोशिश करता है तो वह नौकर का हाथ झटक देता है। हाउ डेयर यू टू टच मी?
एक नौकर होकर हद में रहना नहीं आता तुमको? दीप खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है। कितनी बार कहा है मैंने कि मैं सुबह चाय नहीं कॉफी पीता हूँ। थू, सुबह खराब कर दी मेरी। लाओ मेरी गाड़ी की चाबी फेंको, अब लगता है कि बाहर जाकर ही पीनी होगी। नौकर डरता हुआ दीप की ओर गाड़ी की चाबी फेंक देता है और वो अपनी गाड़ी निकालकर वहाँ से चला जाता है। जैसा बाप वैसा बेटा, इनके तो सिर पर बस पैसे का नशा है। नसीब है अपना अपना, कोई गरीब के घर में पैदा हो जाता है तो कोई ऐसे अमीर के। स्नेहा पहले से काफी सही हो गई थी और थोड़ा थोड़ा खुश भी रहने लगी थी। तभी दरवाजे पर स्नेहा के कुछ नन्हे दोस्त आते हैं। दीदी दीदी, आज बाहर चलकर आइसक्रीम खाते हैं ना? हाँ दीदी, पर मैं तो पॉपकॉर्न खाऊंगा। चल ना स्नेहा, ये जब इतनी ही जिद कर रहे हैं तो वैसे भी बच्चों से दोस्ती करेगी तो ऐसा ही होगा। अच्छा बाबा, चलती हूँ। और स्नेहा उनके साथ जाने लगती है। अरे कपड़े तो बदल जा, इन घर के कपड़ों में कहाँ जा रही है? अरे मेरी प्यारी नानी, मैं बाजार जा रही हूँ, किसी शादी में नहीं। अरे नानी, हमारी स्नेहा इतनी सुंदर है ना कि ये कुछ भी पहन ले तो राजकुमारी से पसंद कर ही लेगा। ये सुनते ही स्नेहा को मंडप का मंजर याद आता है और वो घबरा जाती है। स्नेहा ने नानी से उस बात को छिपाया था और ना ही नानी अभी तक जानती थी कि ऐसा कुछ हुआ था, और वो बाजार चली जाती है। दोनों बच्चे और दोनों सहेलियां मजे से आइसक्रीम खा रही थी कि तभी एक बच्ची दौड़ती हुई सड़क की उस ओर चली गई और अचानक वहां उसके सामने एक गाड़ी आ गई, जिससे घबराकर बच्ची ने आइसक्रीम गाड़ी पर गिरा दी। मगर उसकी भी किस्मत खराब थी जो वह गाड़ी करोड़पति बाप के बिगड़े बेटे दीप की थी। अपनी गाड़ी को गंदा होता देख दीप लाल पीला होकर बाहर आया। ये अंधी, क्या दिखाई नहीं देता? जब दिखाई देता नहीं है तो घर से बाहर क्यों निकलते हो तुम जैसे बच्चे? अभी मेरी गाड़ी को कुछ हो जाता तो? और ये क्या, तूने तो मेरी सारी गाड़ी गंदी कर दी। रुक, तुझे बताता हूँ मैं। दीप उसे धमकाने आगे ही बढ़ा था कि तभी पीछे से दीप के कंधे पर स्नेहा का हाथ आता है और दीप पलटता है। दीप स्नेहा का रूप रंग देखकर एकदम दंग हो गया था। आइला, शहर में इतना कड़क माल घूम रहा है और मुझे पता भी नहीं चला। एक्सक्यूज मी, क्या बोला आपने? दीप बस मुस्कुरा देता है कि तभी गुस्से से तिलमिलाती हुई स्नेहा दीप की ओर थप्पड़ उठाती है। स्नेहा नहीं। मगर स्नेहा थप्पड़ मारने की बजाय उसके सामने हाथ जोड़ती है। माफ करना, आपकी गाड़ी खराब हुई, गलती इस बच्ची की ही थी, माफ करना, इसका जो भी नुकसान हुआ है मैं भर दूंगी। दीप तभी स्नेहा को ऊपर से नीचे तक निहारता है और उसकी मामूली कपड़े देखता है। जी नहीं मैडम, वो क्या है ना कि ये BMW है, यहाँ खड़े सब लोगों की पगार मिला भी लो ना तो भी इस गाड़ी की कीमत को नहीं मैच कर सकोगे। स्नेहा चुपचाप सुन रही थी, वहाँ लगी भीड़ भी तमाशा देख रही थी। मगर अगर तुम मेरे साथ गाड़ी में चलो तो हर नुकसान वसूला जा सकता है। मैंने सही कहा था, गलती इस बच्ची की थी जो गाड़ी को सिर्फ गंदा किया, इसी तो फोड़ देना चाहिए था। और स्नेहा एक बड़ा पत्थर लेकर उसमें दे मारती है। दीप का मुंह खुला का खुला रह गया था। एक 2 कौड़ी की लड़की, ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? स्नेहा दीप को जोरदार तमाचा भी जड़ देती है। तुम्हारी और इस कार की इतनी औकात नहीं है कि मुझे खरीद सको। और स्नेहा अपने पर्स से नोटों की एक गड्डी निकालकर दीप के मुंह पर मारती है। ये लो, और कार ठीक करा लेना, और बचे हुए पैसे से थोड़ी तमीज भी ले आना। और हाँ, ये लो 10 रुपए, जाने से पहले आइसक्रीम खा लेना। स्नेहा ये कहकर वहां से चली जाती है। आज तक दीप का ईगो किसी ने इतना हर्ट नहीं किया था। वो जाती हुई स्नेहा को घूर कर देखे जा रहा था और तभी अचानक दीप का फिर से फोन बजता है। हे माय सन, कैसा चल रहा है सब? डैडी आप कब आएंगे? दीप, मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है तो बस मैं। और दीप फोन पर अपने डैड से बातें करता है। ओके डैडी, मैं समझ गया आप कितने बिजी हैं, पर मुझे न्यू कार चाहिए डैड, अब इस गाड़ी में मैं नहीं बैठूंगा। ओके ओके, मिल जाएगी। और दीप फोन पर अपने डैड से बातें करता है। दीप फोन रखता है और गाड़ी को वहां से ले जाता है। रात को दीप घर पहुंचता है तो उसे बार बार अपनी बेइज्जती याद आ रही थी। तभी वह अपनी माँ को फोन मिलाता है। मॉम, क्या फ्री हैं? कहाँ बेटा, बस मेरी किटी पार्टी खत्म हुई ही थी कि दूसरी का इनविटेशन आ गया। ओके बेबी, मैं बाद में बात करती हूँ। और दीप की मॉम उसकी बात तक नहीं सुनती हैं। वह खिड़की के पास खड़ा होकर रोने लगता है। खिड़की के पास खड़ी स्नेहा भी अपने माँ बाबा को याद कर रो रही थी। सब कहते हैं मेरे नसीब में कुछ अच्छा है, पर माँ बाबा, उसमें आप क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मेरे भाग्य में आप दोनों का प्यार और साथ? क्यों? स्नेहा और दीप
दोनों अपने नसीब से एक जंग लड़ रहे थे। देखिए आखिर कैसे अलग अलग किस्मत वाले दो लोगों का भाग्य उन्हें जोड़ता है या तोड़ता है। दीप कल के बुरे दिन के बाद सुबह बिस्तर में आराम से सो रहा था कि तभी उसे अपने गाल पर स्नेहा का मारा हुआ वही तमाचा महसूस होता है और वो जाग जाता है। हाँ, वो लड़की तो मुझे सपने में भी नहीं छोड़ रही है। तभी नौकर कॉफी लेकर आ जाता है। सुनो, पापा आ गए क्या? हाँ साहिब जी, वो तो कल रात को ही आ गए थे। अभी वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। हैं? आराम? माय फुट! यहाँ उनके बेटे को भरे बाजार में उस लड़की ने जलील किया है और वो आराम कर रहे हैं। दीप बाबा, साहिब ने चाबी आपको देने को कही है। आपकी नई गाड़ी घर के बाहर ही खड़ी है। दीप गुस्से से उठकर जाता है और तैयार होकर गाड़ी में बैठकर बाहर निकल जाता है। बेटा, तेरी माँ का श्राद्ध है तो तू बाजार से सामान ले आ। स्नेहा बाजार चली जाती है और सामान लेने लगती है। पूजा का सामान लेकर वह एक जगह रखकर जरा सी इधर उधर होती है कि तभी वहाँ पर दीप आ जाता है और उधर बैठकर सिगरेट पीने लग जाता है। स्नेहा जब लौटी तो वहाँ बैठे लड़के की पीठ देखती है और उसके पास जाती है। एक्सक्यूज मी, ये मेरी माँ की पूजा का सामान है, आप प्लीज यहाँ पाँव न रखें और सिगरेट भी ना पिए। स्नेहा की आवाज सुनते ही दीप मुड़कर उसकी ओर देखता है और स्नेहा दीप का चेहरा देखकर कल की घटना याद करती है। दीप के भी कानों में कल की थप्पड़ की गूंज गूंजने लगती है। तुम फिर से? आखिर तुम मुझे मिल ही गई। दीप गुस्से से अपनी सिगरेट गिरा देता है और स्नेहा के सामान पर जानबूझकर मुंह से धुआं छोड़ता है। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। तुम्हें ऐसे तड़पता देख मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। स्नेहा बेबस सी खड़ी होकर सब देख रही थी और दीप वहां से जाने लगता है, मगर इतनी सी चीज से उसे कहाँ संतुष्टि मिलने वाली थी। दीप मुड़ा और स्नेहा का सामान वहीं फेंक दिया। ये देख स्नेहा एकदम हिल गई। नहीं, ऐसा मत करो। दीप हंसता हुआ वहां से चला गया और दूर खड़ा होकर तड़पती स्नेहा को देखने लगा। नहीं, मेरी माँ का सामान। स्नेहा खड़ी खड़ी रो रही थी। तभी वह दुकान पर जाकर फिर से सामान की लिस्ट देकर वह सब दुकानदार से मांगती है। माफ करना बेटा, ये सामान तो बस इतना ही था और नहीं है, और शायद ये तो अभी कहीं और भी नहीं मिलेगा। ये जानकर अब स्नेहा वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये कैसा विघ्न डाल दिया। अब मैं मेरी माँ का श्राद्ध कैसे निकालूंगी। दीप दूर खड़ा होकर जब ये बात सुनता है तो उसे झटका लगता है और बहुत पछतावा भी होता है। ये क्या, कहीं मैंने बदले के चक्कर में कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया है। स्नेहा को सामने रोता देख दीप उसके पास गया और उसकी बाह थामकर उसे जबरदस्ती अपनी कार के अंदर बिठा दिया। छोड़ो मुझे, क्या पागल वागल हो गया तुम? छोड़ो लड़के। लड़का नहीं, दीप नाम है मेरा। और दीप स्नेहा के करीब जाकर उसे सीट बेल्ट पहनाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और तभी दीप अपने होठों से स्नेहा के चेहरे पर आ रहे बालों को फूंक मारकर हटाने लगता है। ये देख स्नेहा दीप को फिर से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाने लगती है, मगर दीप उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे चूम लेता है। कसम से, अगर तुमसे नफरत न करता ना तो तुम्हें अभी किस कर लेता। ये क्या बदतमीजी है लड़के। ये सुनते ही दीप बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता है। तेज स्पीड देखकर स्नेहा को डर लगता है और वो आंखें भींचकर दीप की बाजू को जकड़ लेती है। और दीप थोड़ी दूर आकर दीप एक बहुत बड़ी दुकान के सामने गाड़ी रोकता है और स्नेहा की आंखों में झांक कर कहता है, अगर एक और बार लड़का बोला ना तो इस बार तो गाड़ी का ब्रेक लगा दिया है मैंने, फिर दोबारा नहीं लगाऊंगा। जाओ, जो भी सामान लेना है जाकर इस दुकान से ले लो। ये सुनकर स्नेहा चौंक गई। एक रईस बिगड़े हुए लड़के का ये दयालु रूप चौंकाने वाला था। स्नेहा बाहर निकलती है और सामान लेने लगती है। अरे अंकल, क्या हाल चाल? अरे दीप बाबा, आप सेठ जी कैसे हैं? और घर पर सब बढ़िया? सब मस्त है, बस मैडम से पैसे मत लेना, वो क्या है ना कि मैडम आइसक्रीम खा लेंगी। स्नेहा ये सुनकर चिढ़ जाती है और गुस्से में दुकान वाले के काउंटर पर पैसे पटक कर सामान उठाकर वहां से दूर जाने लगती है। दीप ये देखकर हंसता है। आज तक मुझे जैसी अकड़ वाली कोई लड़की मिली ही नहीं थी, इसमें वो बात है। दीप गाड़ी आगे ले जाकर स्नेहा को अंदर बैठने के लिए कहता है और वो बैठ जाती है। वैसे मैं तुम्हें किस नाम से बुला सकता हूँ? आइसक्रीम नाम से या फिर मिस थप्पड़ बुलाऊं? स्नेहा, बस स्नेहा। तो स्नेहा, अभी मैंने जो किया उसके लिए आई एम सॉरी। मैं समझ सकता हूँ
एक माँ का ना होना कैसा लगता है। तुम अब उनका श्राद्ध अच्छे से करना। स्नेहा ये सुनते ही चौंक जाती है। दीप स्नेहा के बताए पते पर गाड़ी ले जाता है तो सामने बने एक छोटे से घर के सामने गाड़ी रोक देता है। ओह, तो यहाँ रहती हो तुम? थोड़ी चीप है जगह, पर कोई नहीं, मुझे क्या मतलब। नहीं, यहाँ नहीं, वो सामने जो विला है मैं उसमें रहती हूँ। और दीप देखता है कि सामने एक आलीशान महल जैसा घर बना है जो कि स्नेहा का था। अच्छा मजाक है। इसमें क्या बाई बाई के रूप में लगी हुई हो? हाँ, सही समझा। हम सब यहाँ भाग्य के नौकर ही तो हैं। चलो अब जाओ यहाँ से। और स्नेहा अपने घर की ओर जाने लगती है। दीप स्नेहा को जाता देख रहा था। ऐसा क्या है इसमें जो मैं अपना गुस्सा भी भूलने लगा हूँ। तभी स्नेहा पलटती है और उसे आवाज लगाती है। सुनो दीप, कल समय हो तो माँ का प्रसाद लेने आ जाना और खाना खाने भी। वो क्या है, मैं किसी का एहसान नहीं रखती हूँ। ओके मिस आइसक्रीम, टाटा। दीप वहां से चला जाता है। स्नेहा भी मुस्कुराती है और अंदर चली जाती है। स्नेहा बेटा, क्या हुआ? तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वो नानी, वहां सामान खत्म हो गया था तो किसी ने दूसरी जगह से सामान दिलाया और मेरी मदद की। जरूर कोई भला इंसान लगता है। कुछ ज्यादा ही भला था। वैसे नानी, मैंने उसे कल खाने पर भी बुला लिया। ठीक किया ना? हाँ मेरी बच्ची, इसी बहाने घर में चहल पहल तो होगी। और कम से कम तू बोली तो सही, एकदम ही गुमसुम रहती थी वरना। अगले दिन स्नेहा सुबह पहले पूजा की तैयारी कर रही थी कि तभी वह दरवाजे पर दीप को देखती है। उसने बड़े ही सादे कपड़े पहने थे। ओहो, राजा बाबू आज इतने सिंपल कपड़ों में, वो भी सुबह सुबह, क्या बात है? यार अब तुम शुरू मत हो और बताओ मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ओह अच्छा, मदद करनी है। ठीक है, तो ये लो बर्तन और ये दूध, जाकर खीर बनाओ। अरे बेटा, ये मेहमान के साथ कैसा बर्ताव है? दीप नानी को देखकर उनके पांव छूता है, जिससे नानी बहुत खुश होती है। करने दो माँ, नौकर चाकर रखने वाले बड़े लोगों को भी तो पता चले कि आखिर काम किया कैसे जाता है। पर नौकर तो तुमने भी रखे हैं। पर हम इन्हें नौकर समझते नहीं हैं। स्नेहा सब नौकरों को बुलाती है और दीप के सामने खड़ा करती है। मालकिन तो एकदम हमारी माई जैसी है और दीदी बिल्कुल बहन जैसी। कभी भी कुछ भी जरूरत होती है तो बिना मांगे पूरा कर देती हैं। एक बात याद रखना दीप, ये लोग भी तभी ईमानदार होंगे जब तुम एक ईमानदार मालिक बनोगे और इनकी कद्र करोगे। दीप ये सब सुनकर दंग रह गया और जाकर चुपचाप काम करने लगा। स्नेहा ने दीप से पूजा से लेकर मंदिर में प्रसाद बांटने तक का सब काम कराया। मंदिर में स्नेहा को प्रसाद बांटता देख दीप उसे निहारने लगा। नेहा सिंपल सूट में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मंदिर की सीढ़ी से उतरते हुए स्नेहा का पांव फिसल जाता है कि तभी दीप उसे बाहों में थाम लेता है और फूलों की थाल उनके ऊपर बिखर जाती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। तो अब तो कर लेते हैं। क्या बाहों में ही सुनोगी या खड़ी भी होगी? दोनों हंसते हैं। दोस्ती और क्या। अब तो तुम्हारे घर पर खीर भी बना दी, खा भी ली, खिला भी दी, झूठे बर्तन भी उठा दिए। और बता दो मैडम, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? अब घर। और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और दीप को आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। भैया 2 आइसक्रीम देना। नहीं दीप, तुम ही खाओ। ओके भैया, तो 1 आइसक्रीम देना। कैसा लड़का है, मुझसे दूसरी बार पूछा ही नहीं। अब तो मुंह में भी पानी आ गया। दीप आइसक्रीम वाले को ज्यादा पैसे देता है। लो भैया रखो, बच्चों के लिए चॉकलेट ले जाना। इतना बुरा भी नहीं है लड़का, बस थोड़ा घमंडी है। दीप आइसक्रीम खाने लगता है और स्नेहा का मन ललचाने लगता है। स्नेहा, पक्का तुम्हें नहीं लेनी आइसक्रीम? नहीं दीप। और दीप अपनी पीठ के पीछे से दूसरी आइसक्रीम निकालता है जो उसने छिपा रखी थी। ओके, तो ये वाली भी मैं ही खा लेता हूँ। दीप, तुम बहुत बुरे हो, लाओ दो मुझे। पर दीप उसे नहीं देता और स्नेहा उससे छीनने लगती है और उसके करीब चली जाती है। जैसे ही स्नेहा का चेहरा दीप के करीब जाता है, वो तुरंत ही उसके गालों को चूम लेता है। ये देख स्नेहा सहम जाती है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। दीप, ऐसा क्यों किया? वो तो मैं भी नहीं जानता कि क्यों, बस मन किया तो। दोनों चुप करके आगे जाने लगते हैं। तभी स्नेहा का घर आ जाता है और वो उतरकर जाने लगती है। तभी दीप उसे फिर से पूछता है, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? दीप, क्या ये किसी फिल्म की कहानी चल रही है क्या, जो तुम मुझसे बदला लेने के लिए पहले दोस्ती करोगे और फिर चोट पहुंचाओगे? इट्स ओके,
तो फिर तुम टाइम लो, ओके? और तब तक मैं वन साइडेड फ्रेंडशिप कर लूंगा। पागल हो तुम। स्नेहा मुस्कुराकर चली गई और दीप भी वहां से चला गया। इतना सारा काम करके दीप बहुत थक कर ऐसे ही बिस्तर पर लेट गया था। तभी दीप का नौकर रामलाल वहां आता है और अपने मालिक की थकान देखकर उसके करीब जाकर उसके पैर दबाने लगता है। जैसे ही रामलाल दीप के पांव के हाथ लगाता है, दीप को चिढ़ हो जाती है और वो उसे लात मार देता है। क्या है रामलाल, तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे छुआ मत कर? माफ करना बाबा, मुझे लगा कि आप इतने थक रहे हैं तो आपके पांव दबा दूं। और रामलाल उदास होकर जाने लगा। तभी दीप को स्नेहा की बात याद आती है और वो रामलाल को रोकता है। अच्छा सुन, सॉरी यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाकर तू भी आराम कर ले। रामलाल ये सुनकर एकदम भौचक्का रह गया। आज बाबा को ये क्या हो गया? उन्होंने अपनी गलती मानी। ये कैसा चमत्कार हो गया रे देवा। दीप भी अपना ये बर्ताव देखकर दंग रह गया। ये कैसा हो रहा हूं मैं? इतने कम समय में उस लड़की ने ऐसा प्रभाव छोड़ा है मुझ पर। लगता है वो कोई भयंकर वायरस है। पगली कहीं की। ये सब क्या हो रहा है? मुझे वो नकचढ़ा इतना अच्छा क्यों लग रहा है? और मैं कल उससे मिलने के लिए बेताब क्यों हो रही हूँ? दोनों अपने घर में एक दूसरे के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहे थे। देखिए भाग्य के इस खेल में किसके भाग्य में खुशी आएगी और किसके में धोखा। कहानी में कुछ नए पात्रों के राज भी खुलने वाले हैं, इसलिए देखते रहिए हमारी ये कहानी